जब भी मेरी भाभी आती थी तो भैया कोशिश करते थे। जब मैंने पूछा तो भाभी कहती थी कि जब शादी होगी तब पता चलेगा। मुझे भाभी की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि कभी कभी मैं भी आता था तो भैया मुझे बता देते थे। वो कुछ नहीं कहते थे। फिर जब मेरी शादी हुई तो आकर टैटू बनवाने बैठ गए। मैं तो डर गया, क्योंकि इस दिन घर पर मेरी भाभी बहुत सुंदर थी, स्वस्थ थी और बहुत अच्छी दिखती थी। लेकिन मेरा भैया हमेशा उन्हें मारता था, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास कोई। कभी कभी जीजाजी को मेरी मदद करनी पड़ती थी, और जब जीजाजी ने देखा कि जीजाजी आ रही हैं, तो वो मेरी बात मानने लगे। हम संयुक्त परिवार में रहते थे। चाचाजी के बच्चे भी हमारे साथी थे, जो सभी छोटे थे। इस घर में खाना सब मिल बांट कर खाते थे, इसीलिए कम ज्यादा होता था। मेरे जीजाजी को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने सबके सामने जीजाजी पर हाथ उठा दिया। फिर भाई लोग मारते क्यों हैं, मैंने ये पहली बार सुना और देखा है। तब मेरी जीजाजी ने एक बहुत अजीब बात कही, जो तुम्हें शादी होने पर पता चलेगी। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं भी आती थी। लेकिन भैया ने मेरी शादी होने पर मुझे नहीं मारा और एक दिन के लिए बैठा कर आ जाती थी। जब मैं बुनाई कर रही थी तो मेरे पति मेरे पास आए और मेरे बाल पकड़कर बोले कि मेरा नाम निशा है। हम संयुक्त परिवार में रहते थे। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी और इस घर में बहुत कम लोग थे, और तिथि जैसे ही आई वे बहुत खुश हो गईं। एक दिन घर में हम अकेली औरतें थीं और सब मर्द थे, तो मैंने अपने भाई की शादी करने का फैसला किया। अगर इस घर में कोई समझदार लड़की आ जाए तो वो घर संभालने में हम दोनों की मदद करेगी। मेरे लिए ये मुश्किल था। मैं सिर्फ 14 साल की थी और पढ़ाई भी कर रही थी, जबकि मुझे 10वीं के बाद घर भेज दिया गया और मैं 17 साल की हो गई। कभी कभी जब घर में बहुत ज्यादा मेहमान आ जाते थे तो हम संभाल नहीं पाते थे। कभी कभी वे चावल खराब कर देते थे। कभी कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता था। भाई की शादी। भाई शादी के मूड में नहीं था। वह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन पिताजी के खाने के बाद माँ उसके लिए एक अच्छी और प्यारी लड़की ढूंढने चली गई। मेरी भाभी पतली तो नहीं है, पर उनका वजन उनको सूट करता था, यानी कि वो बहुत प्यारी लगती थी। जब वो कपड़े पहनती थी तो कपड़े उन पर अच्छे लगते थे। ये सच है कि ज्यादा पतली औरत भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे कपड़े हैंगर पर टांग दिए हो। पर छोटे कद का इंसान स्वस्थ होना चाहिए। संगीत। मेरी भाभी भी ऐसी ही थी और बहुत अच्छी थी। शादी के 2-3 दिन बाद ही वो किचन में जाकर मेरी मदद करती थी। संगीत। छोटी भी अच्छे से बनते नहीं थे, इसलिए भाभी मैं जमीन पर बैठा था और थोड़ी देर पहले वो मुझे समझा रहे थे कि कैसे बैठना भी औरत की सेहत के लिए अच्छा होता है। तभी अचानक मेरे बड़े भाई वहां आए और झटके से मेरी भाभी को उठाया और पूछने लगे कि क्या कर रही हो। हाँ, तुम। और उन्होंने मुझे वहां से कमरे में धकेल दिया। मैं चौंक गया और कुछ देर डरने के बाद मैंने अपनी भाभी के चिल्लाने की आवाज सुनी, जैसे कोई उन्हें पीट रहा हो। अगर मेरा भाई ये सब कर रहा था तो बहुत गलत था, क्योंकि अभी तक तो उनकी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं बीता था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पढ़ रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि शायद उन्होंने भाभी का कमरा साफ नहीं किया होगा, या भाई की कुछ शर्ट लेडी एन की थी, इसलिए ऐसा हुआ। मुझे हर तरह की गलत हरकतें करने पर मजबूर होना पड़ा। वैसे भी मेरा भाई बहुत गुस्सैल था। घर में सबसे बड़ा था। वह व्यापार का मालिक भी था और सब पर हमला करता था। मुझ पर बहुत गुस्सा था और आज तक उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। वह मुझे और मेरे चचेरे भाई को हमेशा कहता था कि औरत पर हाथ नहीं उठाया जाता, घर का दरवाजा तो आँखों से ही मिलता है। लेकिन आज मैं अपनी बीवी पर बुरी तरह हाथ उठा रहा था। मैंने सोचा था कि आज भाई ने अपनी भाभी को मारा, और वो भी बिना किसी कारण के। मैं पापा को जरूर बताऊंगा।
लेकिन जब मैंने रात को पापा को बात बताई तो उन्होंने पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर पूछा कि तुम्हारी भाभी क्या कर रही थी। तो मैंने कहा कि वो कुछ नहीं कर रही थी, वो तो जमीन पर बैठकर सान कर रही थी और भाई ने आकर उसके साथ जबरदस्ती की। उसने मुझे घसीटा और फिर पीटना शुरू कर दिया। उसने कुछ देर सोचा और कहा, उसके मामले पर बात मत करो। हमारे बात करने से पहले ही मेरे पापा ने कहानी सुना दी थी। मैंने उनसे कहा कि यह गलत है। अगर मम्मी होती तो भाई जरूर डर जाता। क्या कोई ऐसा करता है? पापा ने कहा कि तुम्हें एक बार का तोहफा दिया है, उसे अपने पास रखो, फिर वही करो। तुम्हें अपनी बीवी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। शाम को जब भाभी कमरे से बाहर निकली तो मैं उनका चेहरा देखकर हैरान रह गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 1 हफ्ते पुरानी दुल्हन है। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी शादी को 10 साल हो गए हों और वो बच्चों को जन्म दे चुकी हों। उनका चेहरा अजीब था। उनकी सारी खूबसूरती, सारी मुस्कान और सारी चमक अचानक गायब हो गई थी। मेरी आंखें बता रही थी कि मैं तब तक डरा हुआ था। मैंने भाभी से पूछा कि क्या बात है तो वो फिर रोने लगी। मैंने बताया कि मेरे भाई और भाभी के चेहरे पर भी निशान थे जिन्हें वो आजकल घर आने पर मेकअप से छुपा लेती हैं। मैं अपनी शादी के बारे में भी बात कर रहा था। वो पूछती थी कि क्या शादी के बाद मुझे भी ऐसे ही पीटा जाएगा? अगर मेरा भाई किसी की बेटी के साथ सेक्स कर रहा होता, किसी की बहन को रुला रहा होता तो उसकी बहन के साथ भी उसकी पिटाई होती। तो हो सकता था कि एक दिन मैंने भाभी से कहा कि आज रोटी खाने का मन है जो मैं घुसा नहीं पा रहा हूँ, आप खुद एक काम कम कर सकती हैं। लेकिन जब मैं आता था तो रात को रोटी बनाते समय भाभी को बहुत परेशानी होती थी क्योंकि मुझे पता था कि कैसे बनाना है। घटना कहानी से नहीं आई, पतली हो गई, कभी सस्ती थी तो कभी रोटी बनाने में मसाले बहुत थे। भाभी को रोटी बनाना भी नहीं आता था। उसके बाद भाभी ने मुझसे कहा कि मैं खुद कम बना लूंगी और फिर मसाले मेरे हैं। लेकिन इस बार फिर वही हुआ कि जब मैं आकर कूद रही थी तो मेरे भाई ने उन्हें देख लिया और इस बार मैंने उनके बाल पकड़े और उन्हें वहां से दूर ले गई। मैंने भी आगे बढ़कर बड़े भाई को बताया और उन्हें रोकने की कोशिश की। क्या हुआ? खैर, भाई ने मुझे धक्का दे दिया। यह एक विशेष नाटक बन गया। घर के दूसरे हिस्सों से भी लोग इकट्ठे हो गए। फिर वे भी भाई को रोकने लगे। आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, जो भी बड़ा होगा और हमारे सामने बोलेगा, मैं उसकी जीभ से नाचूंगा। वह अपने भाई से डर गया और तुरंत उसके पीछे चला गया। वह इस मामले के बारे में पढ़कर अपमानित नहीं होना चाहता था। वह अपनी भाभी के लिए बहुत दुखी हो रहा था। अगले दिन उसकी हालत फिर से बहुत खराब थी, लेकिन इस बार हालत इतनी खराब थी कि वह अस्पताल में चक्कर खाकर गिर पड़ा। मेरा भाई घर पर नहीं था इसलिए मैं उसी दिन अस्पताल चला गया और मेरा भाई इस बात पर गुस्सा हो गया कि मैं घर आ रहा हूँ और मेरी माँ नहीं गई है, इसलिए वह मेरा इंतजार करती जब तक मेरा भाई अस्पताल नहीं पहुँच जाता। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया। उसे कमरे में बुलाया गया। अपनी भाभी को देखकर उसे पता चला कि वह नैनवेली दुल्हन है क्योंकि उसके पैरों में अभी अभी मेहंदी लगी थी। उसकी शादी एक जानवर से हुई थी। इतनी प्यारी लड़की अगर दोबारा यहाँ आई तो तुम उसका क्या करोगे? अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो बोली, अपने भाई को समझो, उसे इंसान समझो, जानवर मत समझो। उसे भी समझ आ गया था तब मैं पत्थर का तो नहीं बना था पर भाई से कौन बात करेगा, मैं घर पर ही रहता था। मैंने कहा, भाभी जब भी तुम आटा गूंथती हो तो भाई तुम्हें क्यों मारता है? मैंने देखा है जब भी तुम आटा गूंथती हो तो भाई तुम्हें मारता है। मेरी भाभी ने मुझे आश्चर्य से देखा और कहा कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। मैंने कहा, इसका क्या मतलब है? यह अच्छी बात है।
हर औरत अपने घर में ऐसा करती है, तो क्या उसे मार पड़ती है? तब मेरी भाभी ने कहा कि हर औरत मेरी तरह नहीं होती। तुम्हारे भाई को इस बात की खुशी भी है और इस बात पर गुस्सा भी। उसे मेरी जैसी पत्नी चाहिए और फिर उसे कुछ चीजें भी पसंद नहीं है जो मेरे सपनों में भी नहीं है। मेरी भाभी ने मुझे इस बारे में नहीं बताया और कहा कि अगर हम शादी करते हैं तो तुम समझ जाओगी, लेकिन इस परिवार के लड़के से शादी नहीं करनी है। लेकिन मेरी शादी की चर्चा मेरे चचेरे भाई से ही चल रही थी, क्योंकि पिताजी का कहना था कि कोई अपनी इकलौती बेटी किसी और को नहीं दे सकता, जबकि भारत में परिवार लड़कों से भरा हुआ है और जिसके कारण मेरी शादी की बात चल रही थी। वो मेरे भाई का बहुत करीबी दोस्त था और मेरे भाई की तरह गुस्सैल भी था। मुझे डर था कि कहीं मेरी हालत भी भाभी जैसी न हो जाए। अब मेरे भाई ने भाभी को किचन में आने को कहा, फिर रॉक को कमरे में ही रहने और किचन के बाहर के काम कम करने को कहा, जैसे कपड़े धोना और घर की सफाई करना, लेकिन कम तभी करना जब घर के सभी लोग सो रहे हों और घर में कोई न हो। यहाँ तक कि मेरे बाबा भी इस मामले में शामिल हैं। उन्होंने कहा, संगीत तो कैसे चलेगा संगीत, और उसे दीवार के आकार में लगा दिया। लेकिन किचन में इतनी गर्मी हो गई कि हमारी जान निकलने लगी और 1 घंटे भी खड़े रहना मुश्किल हो गया। एक छोटा सा दरवाजा था जो बाहर की तरफ खुलता था। वहां से एक रास्ता था जहां से हम आते जाते थे। न खिड़कियां थीं, न कोई और दरवाजा। हमने भाई से कहा भी कि इस तरह तो हम गर्मियों में यहाँ सड़कों पर ही रहने लगेंगे, लेकिन भाई ने परवाह नहीं की। और भाभी, मैं यह देखकर हैरान था कि गर्मी के मौसम में भी उसने बैंड नेक और स्लीव वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। क्या उसे घर जैसा महसूस नहीं हुआ? लेकिन कोई कितना भी कहने की कोशिश करे कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ बातें सामने आ ही जाती हैं। भाभी को फिर से बेहोशी सी महसूस हुई और घर पर ही रही। जाति का मामला बहुत खराब चल रहा था। एक दिन मैंने भाभी से पूछा कि मुझे सब कुछ बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। भाभी ने कहा कि अपनी बातें कम से कम रखो और अपनी शादी की तैयारी करो। तुम्हारे लिए प्रार्थना करो। मैं यह सब भूल जाऊंगा कि भाभी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता कि क्या बात थी। मैं अपने भाई के खाने पर भी भाभी से दूर रहने लगा और मुझे उनसे बात न करने की शक्ति थी, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी शादी के बारे में भी नहीं बताया था। हुआ यूं कि मेरी शादी मेरे महबूब से हो चुकी थी, तो मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। एक दिन मैं भी आकर गूंथने बैठ गई। सोच रही थी कि गूंथने से पता नहीं क्या होगा। भाभी ने कहा था कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब पता चलेगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे शौहर अचानक किचन में आ गए। उन्होंने मुझ पर हाथ नहीं रखा बल्कि मुझे बटन पकड़कर दूर ले गए और उन्होंने कहा कि आइंदा ऐसा काम मत करना। मैं परेशान हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा हश्र भी हाफिज जैसा हो, इसीलिए पहले तो मैंने कहा कि मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी और मैं अपने पति के साथ रहूंगी। मैं बात को इस हद तक ले जाना चाहता था कि मैं जाकर भाभी के पैरों में बैठ गया और बोला, इससे पहले कि मेरी जिंदगी भी आपकी तरह बर्बाद हो जाए, मुझे बताओ क्या बात है। तब मेरी भाभी ने मुंह खोला और कहा, तुम्हारा तो भैया पागल है। उनके बचपन की कोई याद दिमाग में अटकी हुई है जिसकी वजह से वो मुझे फिर से मारता है। मैं लेट हो गया हूँ। शायद तुम्हें भी इस बात पर गुस्सा आए, लेकिन हकीकत ये है कि जब मैं आकर घुटने टेकने बैठ जाता हूँ तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई, मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर भारी है और हॉल में बैठे सभी लोगों को मेरा शरीर दिखाई देता है। इसीलिए तुम्हारे भाई के मन में शक है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पीटा है। वो तुमसे बेवफा है और इसके साथ तुम्हारी माँ का अफेयर है। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हारे पिताजी घर से बाहर रहते थे। वो दूसरे शहर में कम काम करते थे। मैं तुम्हारे चाचा को रिझाने आती थी। मैं उन्हें अजीब इशारे करती थी।
मेरा वजूद थोड़ा भारी है, इसलिए जब मैं आती हूँ तो तुम्हारे भाई को लगता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही हूँ। और वैसे भी ये घर मर्दों से भरा पड़ा है। तुम्हारे भाई की शादी संदिग्ध है, वो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। जब बात डर तक आ जाती है तो रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन ये एक तरह से नया रिश्ता पहले दिन से ही खत्म हो गया। तुम्हारे पति भी मेरे पति के बहुत करीबी दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे की संगत में रहते हैं। उन दोनों को पता है कि यह चाचा का बेटा है और वे दोनों भी शक के शिकार हैं। मेरी जिंदगी भी तुम्हारी जिंदगी जैसी ही होने वाली है। हम उन मर्दों को कुछ नहीं समझा सकते। फिर किचन का दरवाजा बंद कर दिया गया। मुझे ऐसे कपड़े पहनने पर मजबूर किया गया। दिन रात वो मुझे छेड़ते हैं और बंद दरवाजे के पीछे की लड़ाई अलग। मुझे नहीं पता कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो छोटी हो गई और मैं भी। मेरी माँ मेरे जन्म के बाद ही इस दुनिया से चली गई, इसीलिए मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी मेरे लिए मुश्किल है। मुझे शुरू से ही याद है कि मैं तस्वीर में देखता था। अगर ये बात सच है तो ही ये सब हो रहा है। अगर झूठ होता तो ये दोनों इतना पागलपन नहीं करते। मैंने भाभी से कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे और ऐसा करने के बाद पापा को बता देना। जब हमने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बताईं तो पापा परेशान हो गए कि किसी की गलती थी और किसी और को देना गलत था। उन्होंने किचन से दरवाज़ा भी हटा दिया और भाभी से भी कह दिया कि जो दिल करे पहन लो। गर्मियों में कपड़े गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई और मेरे पति की भी अच्छी क्लास लगी। मेरे पिता ने कहा कि अगर उन दोनों ने फिर से ऐसी हरकत की और इस पर हाथ उठाया तो तुम सब सीधे आकर मुझे बताना। मैं उन दोनों को ठीक कर दूंगा। तुम मेरी बेटी हो और यह किसी और का बेटा है, लेकिन असल में यह भी मेरी बेटी है। मैंने इसे भी अपनी बेटी की तरह पाला है। मेरी पत्नी ने मेरे साथ बेवफाई की, उसने मुझे धोखा दिया, पर मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ। हाथ नहीं उठाया था और ये दोनों लोग बिना किसी कारण के इस तरह से मारे जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर मुझे अपनी पत्नी की चिंता होती तो वह मेरे साथ बेवफाई करती तो मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल देता, पर मैं उसके साथ कभी जानवर जैसा व्यवहार नहीं करता। मुझे यकीन ही नहीं होता कि पिता नहीं थे। उसके बाद से मेरे पति और भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। हम दोनों को भगवान से ही उम्मीद थी, इसलिए पापा ने घर में नौकर भी रखे थे और जब बच्चे हमारे जीवन में आए उसके बाद हमारे पत्ते काफी हद तक धुंधले हो गए। फिर बाबा ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने घर के हिस्से अलग कर दिए। भाभी का हिस्सा अलग और मेरा अलग। हम अपने ही घर में रहते हैं और किसी की नज़र से दूर दीवारों के भीतर रहते हैं। आना जाना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से हम मर्दों का अकाल पड़ गया और अब सर कुछ बेहतर की ओर जा रहे थे। लेकिन अंत में यही कहूँगा कि किसी की गलती की सज़ा किसी और को देना गलत है। तो भाइयों बहनों, कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई गलती हो तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा।